मेरा सवाल यह है कि आपने इस्तीफा क्यों दिया? आपने निकाले जाने का इंतजार क्यों नहीं? दयाशंकर जी, आपने पहली ही लाइन इस किताब पर लिखी है, 21वीं सदी में भारत के पहले पुनर्जागरण की गाथा। जी, नहीं हो सकता है कि भाई इस किताब में राहुल गांधी पर किताब लिखना मतलब नरेंद्र मोदी के खिलाफ बात करना। आपके पास दो ही विकल्प है, आप किताब वापस ले लीजिए, आराम से नौकरी करिए। आपके संस्थान के कई लोगों ने यह कहा कि आप लंबे समय से अंदर ही अंदर कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। आज स्थिति यह है कि आर्थिक रूप से मुझे दंडित किया जा रहा है। लेकिन मुझे ये बताइए कि मुझे लगता है कि अगर 1000 कॉपी ये छपी है तो ये 3-4 लाख रुपए का खर्च आया होगा इसमें। क्यों आपने ये आप चुनाव लड़ने के बारे में सोच रहे हैं क्या दयाशंकर जी? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। इस देश के हिंदी टेलीविजन चैनलों में और अंग्रेजी के टीवी चैनलों में भी तमाम एंकर हैं जो दिन रात नफरत फैलाते हैं। एक दो का नाम अगर ले लीजिए तो बाकी के नफरती बुरा मान जाएंगे, लेकिन एक ग्रुप ऐसा है मीडिया घराने का जिसमें नफरतियों की बाढ़ है। बहुत सारे ग्रुप हैं, फिर आप भी बुरा मान सकते हैं कि आपने उनका जिक्र क्यों नहीं किया, लेकिन टीवी 18 में कुछ सूरमा है नफरत फैलाने के। उसमें आप अमन चोपड़ा का नाम स्वर्णाक्षरों में लिख सकते हैं, उसमें आप अमीश देवगन का नाम स्वर्णाक्षरों में, नफरत के इतिहास में। आज तक ग्रुप में, इंडिया टुडे ग्रुप में बहुत सारे एंकर हैं, टाइम्स नाउ, नवभारत और टाइम्स नाउ के तमाम चैनलों में बहुत सारे लोग हैं। किसी का नाम अगर लीजिए तो बहुत दिक्कत होती है। आपने कभी सुना इनमें से किसी को नफरत फैलाने की वजह से नौकरी से निकाल दिया गया? आपने कभी सुना? कई लोग हैं इन्हीं टीवी चैनलों में जिन्होंने नरेंद्र मोदी पर तमाम आर्टिकल लिखे हैं, तमाम शोज बनाए हैं, कई किताबें लिखी हैं। कभी सुना कि किसी को नौकरी छोड़ने पर मजबूर किया गया, ऐसी परिस्थितियां बना दी गई कि वो इस्तीफा दे दे? क्यों? क्योंकि आपकी न्यूट्रलिटी भंग हो रही थी, आपकी सांस्थानिक जो निष्पक्षता है वो बाधित हो रही थी। आपने कभी सुना? बिल्कुल नहीं सुना होगा। नरेंद्र मोदी, भाजपा और उनके शिष्यों साथियों के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाते हुए पत्रकार जब आपको नजर आते हैं तो आपको कैसा लगता है? यह सवाल मैं आप पर छोड़ता हूं और यहां से आगे बढ़ाता हूं एक प्रसंग कि उसी टीवी 18 ग्रुप में जहां अमन चोपड़ा और अमीश देवगन जैसे लोग काम करते हैं और दिन रात नफरत का एजेंडा चलाते हैं, फूहड़, शर्मनाक और बेहया तरीके से। कई बार कोर्ट की तरफ से हंटर चलाया गया, कई बार जो टेलीविजन की नियामक संस्थाएं हैं उनकी तरफ से हंटर चलाया गया, लेकिन ये बेशर्म मानते नहीं हैं। लेकिन उसी टीवी 18 ग्रुप में जब एक पत्रकार राहुल गांधी पर किताब लिखता है, उनकी बात करता है, तो उसको संस्थान छोड़ने पर मजबूर कर दिया जाता है। ऐसी परिस्थितियां बना दी जाती हैं जिसमें एक किताब लिखना आपराधिक लगे, गुनाह लगे, निष्पक्षता को भंग करता हुआ लगे, बायस्ड लगे। कहा जाता है कि साहब आपने जो है बड़ा गुनाह कर दिया क्योंकि आपको पहले पूछना चाहिए था। टीवी 18 ने बयान जारी किया बाकायदा। यह भी एक ऐतिहासिक घटना है कि एक पत्रकार के किताब लिखने पर बयान जारी किया कि देखिए साहब, आपको पूछकर लिखना पड़ेगा। आप बिना पूछे हुए, मतलब टीवी ग्रुप के पत्रकार, वो उनको मैं कठपुतलियां कहता हूं, तो बहुत सारे लोगों को बुरा लगता है कि कठपुतली क्यों कहते हैं। मैं कहता हूं कि वो गूंगे हैं, तो बुरा लगता है चैनलों के साथियों को, लेकिन असल में वो गूंगे हैं। और गूंगे इसलिए हैं कि बाकायदा सांस्थानिक तौर पर उनको कहा गया कि आपको जो भी लिखना है हमसे पूछ कर बोलो, जो भी बोलना है हमसे पूछ कर बोलो। अगर अपने मन से कुछ लिख दोगे, अपने मन से कुछ बोल दोगे, तो फिर तुम्हारे लिए दिक्कत होगी। एचआर के लोग तय करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स के लोग तय करते हैं कि आपको कहां, कितना, क्या बोलना है, क्या लिखना है, क्या पढ़ना है। इस किताब के लेखक दयाशंकर मिश्र हमारे साथ हैं। कुछ दिन पहले तक वो टीवी 18 के डिजिटल विंग को हेड कर रहे थे और अब आप कह सकते हैं कि बेरोजगार हैं और सिर्फ एक लेखक हैं। जी, तो दयाशंकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आर्टिकल 19 इंडिया पर। तो आपने ये किताब लिखी है, ये लगभग 750 पन्ने की किताब है, वॉल्यूमिनस बुक इसको कह सकते हैं, 12 अध्याय हैं इसके। तो ये बताइए कि आपको निकाल दिया गया है टीवी 18 से या निकलने पर मजबूर कर दिया गया है? जो विधिक स्थिति है वो क्या है? बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए।
विधि की स्थिति यह है कि जब मैंने 9 नवंबर को कंपनी को सूचित किया कि मैं किताब लिख रहा हूँ, तो मुझे ये कहा गया कि आपको इसके लिए परमिशन लेनी होगी। तो मैंने कहा कि मैंने आपको सूचित किया है, तो मैंने आपको सूचना दे दी है, अब आप मुझे बताइए कि आगे की प्रक्रिया क्या है। और मैंने उनको ये भी कहा कि चूंकि सारे लोग किताब लिख रहे हैं तो मैं भी किताब लिख रहा हूँ। जब प्रधानमंत्री पर इतने लोग किताब लिख रहे हैं, लेख लिख रहे हैं, तमाम दूसरे जगहों पर लिख रहे हैं, तो मैंने भी एक किताब लिखी है। इसके बाद कोई मुझसे बातचीत नहीं होती है और मैं दीपावली पर बाहर चला जाता हूँ। लौट करके जब मैं वापस आता हूँ इस सोमवार को, तो मुझे कहा जाता है कि आपकी किताब का स्टेटस क्या है, सोमवार मंगलवार। तो मैंने उनसे बताया कि अभी किताब की प्रक्रिया में है। तो मुझे सीधे सीधे कहा जाता है कि आप ये किताब नहीं लिख सकते हैं। अच्छा, तो थोड़ा क्यों? जब मैं पूछता हूँ क्यों, यही सवाल मैंने पूछा कि क्यों, तो वो कहते हैं कि इससे आपकी निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं। तो मैंने कहा कि दूसरे लोग भी हैं, जब मोदी, प्रधानमंत्री मोदी पर किताब लिखना निष्पक्षता नहीं है, तो विपक्ष के नेता पर किताब लिखना कैसे निष्पक्षता है, कैसे उस पर सवाल उठते हैं। तो कहते हैं कि हम इस पर कोई डिबेट नहीं चाहते हैं, कंपनी के नियमों के अनुसार ऐसा नहीं किया जा सकता है। तो मैं कहता हूं कौन से नियम, क्या मुझे नियम आप बताएं? क्योंकि कंपनी ने जो क्लैरिफाई किया वो ये किया है कि आप उनसे पूछ कर लिखेंगे और आपने नियम तोड़ा। हाँ, आप नहीं लिख सकते किताब, आपको पहले परमिशन लेनी चाहिए थी और पब्लिकेशन से पहले जरूर लेनी चाहिए थी। हाँ, तो ऐसा कोई नियम था क्या? नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं, क्योंकि ऐसा नियम होता तो दूसरे भी लिखते। उसमें एक क्लॉज, देखिए कानून की बारीकियों में मुझे फंसाने की और बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। एक कहीं कोई नियम दबाया हुआ है, उसमें यह है कि कंपनी के विरुद्ध या कंपनी के बिजनेस इंटरेस्ट पर मुझे ये बताइए कि ये किताब कंपनी के किस बिजनेस इंटरेस्ट पर आती है। नहीं हो सकता है कि इस किताब में राहुल गांधी पर किताब लिखना मतलब नरेंद्र मोदी के खिलाफ बात करना, जी, तो ये बिजनेस इंटरेस्ट तो हुआ ना? ये उनके लिए बिजनेस इंटरेस्ट है, लेकिन हम पत्रकार हैं, ये पत्रकारिता के बुनियादी सिद्धांत में कहीं नहीं लिखा गया है। तो मैंने यही बात साफ साफ कही। उन्होंने कहा कि किन लोगों ने क्या क्या क्या, कैसे सीक्वेंस क्या था कि जब आपने बताया कि आप किताब लिख रहे हैं, किताब लिखी है आपने, तब तक कोई दिक्कत नहीं थी? नहीं, तब तक नहीं थी। उसके बाद कैसे दिक्कत शुरू हुई? दीपावली पर सब लोग चले जाते हैं और उन्होंने मीटिंग की होगी, बात की होगी कि क्या क्या करना है। और जब मैं ठीक छुट्टी के बाद वापस आता हूँ, तो मुझे सीधे सीधे कहा जाता है कि आपके पास दो ही विकल्प है, आप किताब वापस ले लीजिए, आराम से नौकरी करिए। हम भूल जाते हैं इस बात को कि आपने छपी हुई किताब वापस ले लीजिए। हाँ, किताब वापस ले लीजिए, मतलब किताब को पब्लिक में मत लाइए, सार्वजनिक मत करिए। किताब अगर आपके पास है तो रखे रहिए अपने ड्राइंग रूम में, अपने ड्राइंग रूम में रखे रहिए। उसको आप जब सामने लाएंगे तो दिक्कत है। ये ध्यान रखिए नवीन जी कि तब तक किसी को ये नहीं पता है कि किताब में है क्या, मतलब नाम, ये इस बात से दिक्कत नहीं है, दिक्कत राहुल गांधी के नाम से है, विपक्ष के नाम से है। उन्होंने मुझे पूछा कि क्या आप एक लाइन में बता सकते हैं कि किताब में क्या है? मैंने कहा हाँ, किताब में सांप्रदायिकता, दुष्प्रचार और तानाशाही जो पिछले 10 सालों में चली है, उसका मतलब अगर ये किताब राहुल गांधी के खिलाफ होती, विपक्ष के खिलाफ होती, उनको कटघरे में खड़ा करती, तो कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने कहा मुझसे, अच्छा हाँ, कि अगर क्या है, तो मैंने कहा इसमें, तो उन्होंने कहा इसका मतलब क्या आप राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं? तो मैंने कहा ये राहुल गांधी की तारीफ नहीं है, ये तो जो हो रहा है वो है। ये कोई विचार परक किताब नहीं है, इसमें ओपिनियन नहीं है, इसमें तो घटनाएं हैं। और कैसे राहुल गांधी खड़े हुए हैं उन सवालों के लिए जो हम भूल जाते हैं। तो इतनी केवल उन्होंने मुझसे पूछा। मैंने कहा आप कंटेंट देखिए, आप खुद एनालाइज करिए। किताब दी थी आपने उनको पढ़ने के लिए? इतनी नौबत ही नहीं आई, पूछा ही नहीं गया। अच्छा। सीधे कहा गया कि किताब नहीं छपेगी, अगर आपको किताब छापना है तो आप फैसला करिए। सीधी बात यह है नवीन जी कि अगर आप विपक्ष का सवाल उठाएंगे, अगर आप राहुल गांधी का सवाल उठाएंगे, अगर आप सांप्रदायिकता को काउंटर करेंगे तो मुश्किल होगी, तो मुश्किल होगी। अच्छा, एक सवाल, जब आपने बताया कि ये किताब मेरी आ रही है, इसका विमोचन होने जा रहा है, हाँ, मैं उनको विमोचन के लिए ही बोलने गया था। तो इसमें कितने दिनों के बाद आपको इस्तीफा देना पड़ा? कितने दिन हुए? मैंने ये जानकारी 9 नवंबर को दी है, जो कंपनी ने स्टेटमेंट में भी दिया है कि मैंने उनको बताया है। और फिर मेरा इस्तीफा आपने मेल पर जानकारी दी थी या? नहीं, ये सब देखिए, ये सब जानकारियां तो कंपनी में जाहिर है सामने दी जाती है। मैं एक चीज और बताना चाहता हूं आपको,
मेरी किताब एक इससे पहले भी मेरी एक किताब आई है जीवन संवाद, जो मेंटल हेल्थ पर है। मैंने उसकी वो यहाँ तब कोई दिक्कत नहीं हुई। हाँ, आप यहीं रहते हुए लिखा था? यहीं रहते हुए अच्छा। पब्लिश हुई है। तो मैंने उनसे कहा कि जब मेरी पहली किताब यहाँ आई और एक संयोग है या जो भी है, उस किताब के विमोचन में सारा कंपनी के आला अधिकारी मौजूद थे, तो उसके कोई दिक्कत नहीं, मुझे नहीं कहा गया कंपनी रूल के बारे में। कंपनी रूल के मुझे कहना चाहिए था उनको कि हम रिव्यू करेंगे, हम इसका तब बात करेंगे। उन्होंने कहा कुछ, तो मैंने फिर उनसे कहा कि जब पिछली बार आप सब लोग वहां मौजूद थे और मुझसे आपने किसी कंपनी रूल का हवाला नहीं दिया, तो क्या बात है। दयाशंकर जी, आपने इस्तीफा दिया जी, मेरा सवाल यह है कि आपने इस्तीफा क्यों दिया? आपने निकाले जाने का इंतजार क्यों नहीं किया? अगर उनको ज्यादा दिक्कत थी वो निकालते आपको, इतनी जल्दी क्यों थी? आप भागे क्यों? मेरे पास बहुत सारे इस तरीके के मित्रों ने सवाल किए हैं जो आप सवाल कर रहे हैं, लेकिन मैं केवल इतनी छोटी सी बात कहूंगा कि बचपन से हमेशा ये आदमी मेरे सीने में रहा है। मेरे दो ही आदर्श हैं, एक मोटे तौर पर गांधी, नेहरू, अंबेडकर और भारतीय संविधान। तो और एक आखिरी बात इसमें जोड़ना चाहता हूं कि हम पत्रकार हैं। जब एक बात नैतिकता से नीचे उतर आती है, जब एक बात सीधे सीधे आपको ब्लेम किया जा रहा है कि आप जो ये काम कर रहे हैं वो निष्पक्ष है, तो या निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर लड़ाई में हाँ, लड़ाई भी है। तो और एक बात ये आती है कि वो कहते हैं कि आपको किताब वापस लेनी पड़ेगी। इतने सारे इनके पास संसाधन हैं, इतने तमाम तरीके तो वो सब ठीक है, इतनी चीजें हैं। तो मैंने ये चुना कि मैं इस किताब के प्रकाशन में विलंब नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि आप ये करते, आप करते रहते नहीं, लेकिन वहां बंद कर करते रहते। मुझे लगा कि नैतिक रूप से जब ये बात हो रही है तो नैतिकता का तकाजा है कि मैं और निकाले जाने की कोई बात नहीं है। हजारों पत्रकारों को निकालने पर मजबूर किया जाता है, लेकिन मेरे अपने नैतिक मूल्यों ने ये कहा कि मुझे इस्तीफा देनी चाहिए। इस्तीफा एक बात और, इस्तीफा देना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मैं ये जो केवल इस्तीफे और किताब की बात नहीं है, एक बात और मैं यहाँ जोड़ना चाहता हूँ दर्शकों के लिए, ये एक तरीके का असहयोग आंदोलन की मैं शुरुआत कर रहा हूँ। आपको लगता है आपके नौकरी छोड़ देने से असहयोग हो जाएगा? जी, कम से कम जो हमारे साथी काम कर रहे हैं, सारा मीडिया काम कर रहा है, वो क्यों चुप है? तो ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मैं निकाले जाने का इंतजार करता, लेकिन ये किताब या मेरा जो संवैधानिक मूल्य है उसके लिए यह सहयोग आंदोलन है कि हम तुम्हारे से सहयोग नहीं करेंगे। उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारे को फाइनेंशियल संकट आएगा, परिवार का संकट आएगा, आखिर इन्हीं सब चीजों के लिए तो हम चुप हैं। हमारे पूरे मीडिया में पूरा नोएडा क्यों चुप है? मेरे साथ इतने लोग काम करते हैं, क्यों एक व्यक्ति की हिम्मत नहीं हुई कि ट्विटर पर लिख दे? इतने सूरमा हैं सब, हमारे चैनल में इतने बड़े लोकतांत्रिक लोग हैं, किसी को वो इजाजत है? तो ये मेरा अपना छोटा सा एक विनम्र निवेदन है कि मैं ये असहयोग आंदोलन करूंगा हर सत्ता के खिलाफ। शंकर जी, आपका करियर क्या रहा है? आपने कहाँ कहाँ काम किया? बहुत सारे लोगों की जो मीडिया से वाकिफ नहीं है, उनकी दिलचस्पी होगी ये जानने में। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं जी? क्या पढ़ाई लिखाई है आपकी? कहाँ कहाँ काम किया है? मेरा जन्म मध्य प्रदेश में रीवा एक जगह है, इलाहाबाद के, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से सटी हुई, तो रीवा में मेरा जन्म हुआ। फिर मेरे पिता रोजगार की तलाश में भोपाल आ गए और हम लोग बहुत ही एक हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। एक सहकारी जो बैंक होते हैं उसमें मेरे पिता एक सामान्य पद पर थे। फिर वहां से भोपाल ग्रेजुएशन कहाँ से किया? ग्रेजुएशन मैंने भोपाल से फिर मैंने ग्रेजुएशन किया, बीकॉम, फिर मैंने एमकॉम किया। और तो कॉमर्स के बाद जर्नलिज्म में? जी, मैं बचपन से ही नवीन जी ये पत्र संपादक के नाम लिखा करता था। और मेरे पत्र दिल्ली और तमाम सब जगह छपा करते थे। और जर्नलिज्म की भी पढ़ाई की? जर्नलिज्म की, फिर मैं फ्रीलांस कर रहा था, तब मुझे किसी ने एक बार मेरी कोई चीज देखी और उन्होंने कहा कि आप अखबारों में लिख सकते हैं। पहली नौकरी कौन सी थी? तो मैंने फ्रीलांस शुरू किया। मेरी पहली नौकरी भोपाल में दैनिक भास्कर में थी। अच्छा। 2003 में। इसके पहले मैं लगभग 3-4 वर्ष पहले से फ्रीलांस कर रहा था। नई दुनिया जो अखबार है, नव भारत है, यहाँ मैं लिखा करता था। फिर अचानक से मुझे एक कोई साथी मिले जिन्होंने मुझसे बातचीत की और उन्होंने कहा कि जो है वो आपको पत्रकारिता में आना चाहिए। तो ठीक है, भास्कर के बाद मैं भास्कर में आ गया। फिर भास्कर के बाद मैं अमर उजाला रहा जम्मू कश्मीर, और अमर उजाला से लौट के फिर मैं वापस मध्य प्रदेश रहा, भास्कर में रहा, राजस्थान पत्रिका में रहा। और राजस्थान पत्रिका के बाद 2012 से मेरी डिजिटल यात्रा शुरू हुई। तो 2003 से
12 तक आप 11 अखबारों तक में मैं रहे, अखबारों में और रहा। फिर 12 से 2012 डिजिटल से मैं डिजिटल डिजिटल में आ में गया। कहाँ रहे? डिजिटल में मैं दैनिक भास्कर का जो पूरा डिजिटल रीजनल जो न्यूज़ रूम था यहाँ नोएडा में, नोएडा में। वहाँ रहा मैं। उसके बाद ये एक संयोग है कि ठीक जब प्रधानमंत्री आ रहे थे 2014 में, तब मैं इसी समूह में नेटवर्क 18 समूह नेटवर्क में 18 में थे। आया था। तो आप अच्छे दिनों के साथी रहे मैं हैं। अच्छे दिनों का साथी रहा, हाँ। और संयोग से जब नेटवर्क 18 में पहली बार मैं उसी दिन आया था जिस दिन मोदी जी शपथ अच्छा। ले रहे थे पहले कार्यकाल की, 16 मई। 16 मई। उसके बाद फिर तब तक ये जो समूह है, तब तक ये इस कंपनी ने नहीं, इसकी मालिकाना हक मिल्कियत तब तक राघव बहल के पास थी। तो ठीक उसी समय ये कंपनी उनके आने के बाद बदल जाती है। मुझे नहीं पता था कि इस बदलाव की कीमत मुझे जिंदगी के किसी अगले हिस्से में तो चुकानी आपके आने पड़ेगी। जाने से मोदी जी का बड़ा बड़ा गहरा रिश्ता है। गहरा अगले साल रिश्ता है। चुनाव है। अगले साल चुनाव है, और उस वक्त लाया गया जब इस कंपनी का कुछ और था। खैर। उसके बाद मैं एनडीटीवी में रहा, अच्छा, एनडीटीवी में भी और रहे। फिर वापस अभी तो लंबा करियर रहा है वर्ष आपका, जी, लगभग 20 सालों का। तो अब ये बताइए कि इस किताब को, क्योंकि ये 750 पन्ने की किताब है, जी। तो ये क्योंकि इस पर प्रकाशन का नाम नहीं है, किसने छापा इसको? इसको नवीन जी, ये अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मासूम लोग मैं कहूँगा, या इनोसेंट कहूँगा, जिनको लगता है कि हमारा देश आज़ाद है और हम आज़ादी से काम कर रहे हैं। ये किताब की मैंने स्क्रिप्ट, कई लोगों से मैंने इसकी चर्चा की, नाम आजादी पर क्यों शक है आपको? नहीं, आजाद तो हम हैं। आजादी बड़ी मेहनत से मिली है, इस पर तो शक नहीं होना चाहिए। आजादी तो मेहनत से मिली है, लेकिन आजादी पर जो बादल मंडरा रहे हैं, उसकी ये छाया है। ये हाँ, तो वो जो उसकी छाया है, वो एक छोटा सा बिंब है कि कैसे किताब लिखने पर आपको विकल्प, सीधा सीधा विकल्प दिया जाता है कि आप मजे में नौकरी करते रहिए या आप चुनिए। जब मैं किताब प्रकाशकों को भेजी, तो बहुत सारे लोगों ने बात की। किस नहीं, मैं नाम नहीं बताना चाहूंगा। कुछ लोगों ने उसको टाल दिया। ये टालना भी एक तरीका है कि आप उसको नहीं पब्लिश करना चाहते हैं। तब मैंने अपने परिवार में चर्चा की, और हमने सोचा कि हम क्या करें। तो ये हुआ कि हम किताब से पीछे नहीं हटेंगे। ये किताब न्यूज रूम का प्रायश्चित भी है। अच्छा, ये न्यूज रूम का प्रायश्चित है। पाप किया इतने समय तक, उसको आपने इस किताब की गंगा में धोने की कोशिश की है। और ये केवल मेरा नहीं है, हम 10 साल से, मैं एक मीडिया में हूँ, अलग अलग कंपनियों में काम किया है, लेकिन ये 10 सालों में कौन सी कंपनी ऐसी आपने कभी न्यूज रूम के भीतर विरोध किया? क्योंकि मैं एक न्यूज 18 ग्रुप, जिस ग्रुप में आप पिछले 9 साल से रहे हैं, पिछले 5 सालों से, 5 साल से, और आपने कभी विरोध किया? क्योंकि तमाम तरह की आपके डिजिटल के एक पत्रकार को पीटा गया था। जी 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 जी, बहुत अच्छा प्रसंग आपने नवीन जी किया। आपके पूरे ग्रुप ने, जिसको पीट कर, जिसकी पत्नी को छेड़ा गया, जिसको पीटा गया, आपके ग्रुप ने और आपके डिजिटल विंग ने भी कोई सवाल नहीं उठाया। आप जब अंदर थे तब सवाल नहीं उठा रहे थे, अब जब आप बाहर आ गए हैं तब आपको डेमोक्रेसी, तब आपको लोकतंत्र, तब आपको आजादी, ये सब कुछ याद। ऐसा क्यों होता है? नवीन जी, मैं इसमें एक छोटा सा सुधार चाहूंगा आपसे। मैं केवल इकलौता व्यक्ति था जिसने सौरभ का समर्थन किया, और उसकी मेरा जो इस्तीफा है, क्योंकि ये बड़ा जरूरी सवाल है जी। और जरूरी सवाल ये है कि मैं आपको याद दिला दूं कि इसी नोएडा से सटा हुआ एक इलाका है, नोएडा एक्सटेंशन, वहां टीवी 18 के ग्रुप के एक पत्रकार ने और एक सीनियर पत्रकार ने विरोध किया था सोसाइटी की गुंडागर्दी का, जहां वो रहते हैं। उनकी पत्नी को इस पर छेड़ा गया, और ये जितने महिला सुरक्षा की बात करने वाले हैं ना, टपोरी तरीके से, अमीश देवगन या अमन चोपड़ा या तमाम लोग, किसी ने भी कोई आवाज नहीं उठाई थी। और ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आपने भी आवाज नहीं उठाई। नहीं, ये गलत है। आपके पूरे वेबसाइट पर कोई खबर नहीं, गलत है। केवल वो खबर अगर कहीं प्रकाशित हुई थी तो वो हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित हुई थी। ये एक अंदरूनी बात है, आपने पूछा इसलिए मैं बता रहा हूं। और इस बात को एक जो दूसरी हमारी प्रमुख पत्रकार हैं साक्षी जोशी ने उस दिन जो एक वीडियो जारी किया, उसमें उन्होंने इस बात की तारीफ की थी कि मैं न्यूज़ 18 डिजिटल की वेबसाइट की सराहना करना चाहती हूं कि उन्होंने इस खबर को प्रकाशित किया। नवीन जी, मैं बताना चाहता हूं कि ये खबर पहली बार हमारी वेबसाइट पर ही प्रकाशित की गई थी, और वो उसका संपादक भी मैंने वो खबर पढ़ी और, थी, उसमें केवल इंफॉर्मेटिव था, केवल यही बात थी कि इंफॉर्मेटिव है, पहली खबर, कोई लाइन लेने की कोशिश नहीं की गई थी। उसके बाद
उसके बाद केवल ये समझिए, मैंने कहा ना न्यूज रूम का प्रायश्चित है, हम्म, सौरभ शर्मा को उसके बाद मुझे कहा गया कि निकाल दीजिए। अच्छा, वो ठीक आपकी है, टीम में वो थे? मेरी टीम में थे। ये जो मेरा जो इस्तीफा है ना, अच्छा, ये एक तो उनकी पिटाई हुई, हाँ, और उनकी उनको पत्नी को छेड़ा गया, हाँ, और और उनके फिर ऊपर कहा ये गया कि आप इनको निकाल उनके दीजिए। ऊपर ये आरोप लगाया गया। हम्म, कंपनी के शीर्ष अधिकारियों ने मुझसे कहा, ये संयोग है कि कंपनी के शीर्ष अधिकारियों ने मुझसे कहा कि आधे घंटे बाद ये खबर आ जाएगी कि वो शराब पिए हुए थे। तब तक ये कोई खबर नहीं थी। लेकिन कैसे बाद में जो आरएसएस और बीजेपी के लोग वहां पर ट्रोल करते हैं और कैसे ये खबर फैलाई जाती है कि वो शराब पिए हुए था, इसका मतलब कोई लिंक तो है ना। तो मुझे पर ये दबाव था नवीन जी, मैं आज पहली बार सार्वजनिक रूप से ये बात रखना चाहता हूं और आपने पूछा इसके लिए धन्यवाद। मुझे ये कहा गया कि कैसे लोग आपकी टीम में हैं, जबकि सौरभ मुझसे पहले कितने वहां लोग थे। आपकी टीम में काम करते थे? लगभग 150 लोग। 150 तो लोगों, हाँ, सब लोग सब कंट्रीब्यूशन मिलाकर आपको रिपोर्ट करते हाँ थे? हाँ, सौरभ भी उसी में से थे। मैंने सौरभ का ना केवल समर्थन किया, सौरभ से इसकी पुष्टि की जा सकती है, बल्कि मैं 1 मिनट ले रहा हूं। जब ये खबर प्रकाशित हुई तो मुझसे सीधे सीधे सवाल पूछा गया, मुझे कहा गया कि सौरभ को निकाल दीजिए। मैंने कहा अगर सौरभ को निकालना है तो आप निकालिए। ये केवल ये मुझे इस्तीफा देने की जो आपने बात कही ना, ये दबाव बनाने की बात केवल एक वजह से नहीं थी। मैं उनकी आंखों में लंबे समय से किरकिरी था। कौन सी ऐसी मीडिया में कंपनी है जिसका शीर्ष प्रबंधन आपसे कहे कि आप निकाल दीजिए और संपादक कहता है मैं नहीं निकालूंगा। सौरभ आज भी वही काम कर रहे हैं, मेरे साथ काम कर रहे हैं। उनके और उनकी उनके परिवार प्रतिक्रिया से क्या थी जब आपने इस्तीफा दिया तो? उनकी प्रतिक्रिया निश्चित रूप से मेरे साथ ही थी और पहले भी ये बात में मेरे साथ वो थे। किताब पर आते हैं दयाशंकर जी, ये बड़ा मतलब मैंने पहले भी कहा कि ये 750 पन्ने की किताब है और ये बड़ा खर्चीला, आपने कहा कि आपने खुद छापा है इसको, तो कितनी प्रतियां छापी हैं? पहला एडिशन इसका आया है अभी 500? और नहीं 1000 कॉपी का। 1000 कॉपी का? और तो ये मतलब निश्चित रूप से ये मेरे लिए बहुत ये लाखों का जी उपक्रम है। निश्चित रूप से। और मैं केवल एक बात पाठकों से विनम्रता से यही कहना चाहूंगा कि हर तरफ से मुझे घेरने की कोशिश की जा रही है और ये एक ऐसा काम है जो अभी हम लोग कबीर की थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। लेकिन आप तो राहुल गांधी के साथ चले गए दयाशंकर जी। मैं आप तो जर्नलिज्म छोड़ के राहुल गांधी के साथ चले गए। मैं आपकी बात को रोकना चाहूंगा। मैं राहुल गांधी के साथ नहीं गया हूँ। ये किताब विपक्ष की किताब है। ये किताब जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे इस किताब में 10 साल के हर उस सवाल का जिक्र है, हर उस घटना का जिक्र है जहां पर हम सत्ता को सीधी चुनौती देने की बात को हम देखते हैं कि वो कहीं नहीं है। आप मुझे बताइए कि कौन सा मीडिया है जो असहिष्णुता पर बात कर रहा है। ये जो आपका चैनल है, एक मिनट बस, आपका जो चैनल है या जो दूसरे छोटी छोटी वेबसाइटें हैं, उनके अलावा मुख्य धारा में कौन है जो असहिष्णुता की बात कर रहा है, जो दाभोलकर के सवालों को फॉलो कर रहा है, जो गुजरात में दलितों की पिटाई की बात कर रहा है। इनमें से कौन सी ऐसी कंपनी है, कौन सा ऐसा मीडिया है जो इनको फॉलो कर रहा है? अपवाद के रूप में इस किताब के पूरे जो 12 चैप्टर हैं, आपने पहली ही लाइन इस किताब पर लिखी है, 21वीं सदी में भारत के पहले पुनर्जागरण की गाथा। जी, पुनर्जागरण को लेकर जो समझ मेरी कहती है वो कहती है कि वो सामाजिक चेतना का एक आंदोलन है। तो राहुल गांधी ना तो किसी पद पर हैं, ना ही वो पार्टी में किसी महत्वपूर्ण ओहदे पर हैं। उन्होंने ले देकर एक यात्रा की है। राहुल गांधी तब अध्यक्ष थे कांग्रेस पार्टी के जब इससे पहले घटनाएं घटी, लेकिन आप इसको पुनर्जागरण, आपको क्या लगता है कि राहुल, आप अगर भूपेश बघेल कहते, अशोक गहलोत कहते, तब भी एक बात समझ में आती थी कि उन्होंने चलिए ओबीसी तबके को एक मजबूत आधार दिया, लालू यादव, नीतीश कुमार, कर्पूरी ठाकुर के मूवमेंट को आगे बढ़ाया और कांग्रेस ने उसको प्रोपेगेट किया। राहुल गांधी ने ऐसा क्या किया कि आप उनको कह रहे हैं कि राहुल गांधी का मतलब भारत के 21वीं सदी के पहले पुनर्जागरण की गाथा? क्या कंट्रीब्यूशन है राहुल गांधी का? मुझे लगता है कि एक बार तो आपको पूरी किताब नवीन जी देखनी चाहिए। फिर भी मैं ये जोड़ना चाहूंगा कि पहली बात तो ये कि डेमोक्रेसी में पद पर होना एक छोटी चीज है मेरे ख्याल में, कि आप किसी पद पर हैं। हम एक ऐसे समय में हैं जहां पर एक व्यक्ति हर छोटे काम को
पहाड़ बता देता है हम्म, और चारों तरफ से उसके लिए जो हम्म, है वो करतल ध्वनि होती है, हम्म, वो एक अलग बात है। लेकिन इस देश में एक नागरिक होना, हम्म, एक सांसद होना और अपने नागरिकों के साथ जरूरत पड़ने पर खड़ा होना। हम्म, राहुल वेमुला की जब, रोहित वेमुलर। माफ कीजिएगा, हम्म, रोहित वेमुला की जब आत्महत्या होती है हम्म, और मैं उस उसको हत्या कहता हूँ। मैं, हाँ। हाँ, हम्म, तो ये एक छोटी सी बात कह रहा हूं, हम्म, जब अखलाक, ये केवल दाभोलकर, पानसारे और हम्म, कलबुर्गी, ये तो वो नाम है जो हम जानते हैं, हम्म, लेकिन वो पहलू खान जो अखलाक हैं हम्म, और पूरे नागरिकों के लिए जो वातावरण रचा जा रहा है, हम्म, उसमें कौन आदमी खड़ा होता है, उसमें कौन आदमी आता है? दयाशंकर जी। वो वहां से जो आ, मैं एक मिनट हम्म, लूंगा, वहां से जो पूरी यात्रा शुरू होती है हम्म, और भारत जोड़ो यात्रा के और पहले तक आप जाएं, इस किताब में सिलसिलेवार आपको चीज मिलेगी और आप इस बात को समझ पाएंगे कि अपने नागरिकों के साथ खड़ा होना दयाशंकर जी ये एक बहुत जरूरी इसी बात है। कांग्रेस पार्टी के नेता जी, पूरे कन्विक्शन के साथ एक टपोरी स्वामी है जिसका नाम है धीरेन्द्र शास्त्री, उसके पैरों में लौटते हुए नजर आते हैं। राहुल गांधी कुछ नहीं बोलते। हाँ? ऐसे तमाम स्वामियों के पैरों में आपको क्या लगता है कि ये लोग जो धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लंपटों के पैरों में जो खुलेआम महिलाओं के लिए भद्दी बातें करता है, जो खुलेआम इस देश के अल्पसंख्यकों के खिलाफ घिनौना अभियान चलाता है, इसके पैरों में लौटते हुए कांग्रेस, आप तो सामाजिक पुनर्जागरण की बात कर रहे हैं ना, कांग्रेस का पुनर्जागरण तो पहले कर ले राहुल गांधी। धीरेन्द्र शास्त्री के पैरों में लौटते हुए लोग जब ऊंची कुर्सियों पर, संवैधानिक कुर्सियों पर बैठेंगे तो आपको क्या लगता है कि वो उसकी आरती उतारना बंद कर देंगे? देखिए नवीन जी, एक बात मैं इसमें जोड़ना चाहता हूं हम्म, कि पहले तो मैं चाहूंगा कि हम लोग इस सिलसिले को और आगे बढ़ाएं, हम्म, हम लोग अगली बातचीत भी करें। हम्म। मैं चाहूंगा कि पूरी नहीं, आपने शिद्दत के साथ पुनर्जागरण की बात की है इसलिए मैं कह रहा मैं हूँ। वही कह रहा हूँ हम्म, कि मैंने जो लिखा है मैं उस पर अक्षरशः कायम हूँ। हम्म, मैं चाहूंगा कि आप इस किताब को हम्म, पूरा पढ़ें और हम्म, हम लोग एक अलग से डिबेट इस पर बात करें कि मैंने जो लिखा है उस पर वो कितना सही है, कितना गलत है। मैं इस पर विस्तार से आपसे बातचीत अगले एपिसोड में या जब आप कहेंगे तो मैं करना चाहूँगा। ये तो सुविधाजनक स्थिति है ना जी, दयाशंकर जी, लेकिन आपको ये भी कहा जा रहा है कि आप कांग्रेस पार्टी के लिए लंबे समय से काम कर रहे थे। आपके आपके संस्थान के कई लोगों ने ये कहा कि आप लंबे समय से अंदर ही अंदर कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे थे और ये किताब आप बरसों के आपके सांस्थानिक विचलन का नतीजा है। आप कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे थे। नवीन जी, मुझे नहीं पता कि ये कौन लोग कह रहे हैं, हम्म, लेकिन मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ हम्म, कि एक ऐसी कंपनी में हम्म, जहाँ राहुल गांधी का नाम लेना अपराध है, हम्म, जहाँ राहुल गांधी के खिलाफ फैक्ट चेक की बात करना अपराध है, वहाँ कांग्रेस के लिए आप क्या काम करेंगे? नंबर एक बात। नंबर दो बात, इस कंपनी में मुझे केवल लगभग 5 वर्ष होने वाले थे, तो क्या जो लोग ये बात कह रहे हैं वो मुझे बता सकते हैं कि मैं कांग्रेस के लिए क्या काम कर रहा हूँ? आज तक मैंने कांग्रेस पर कोई सिंगल, आप अगर देख लें, मेरा कोई एक भी लेख नहीं है। मैंने इसके पहले मैं किसी भी नेता की दावत पर नहीं गया। आपको मैं ये बता दूं, ये कौन लोग कह रहे हैं, जो अभी प्रधानमंत्री के लिए दावत की गई थी, दिवाली मिलन किया गया हम्म, था। आपको मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं सरकारी कंपनी में ही काम कर रहा था, मैं सरकारी कहूँगा, हम्म, हम्म, तो उस सरकारी कंपनी से मुझे भी ये दावत का निमंत्रण था। हम्म, मैं वो सारी जन्नतें ठुकरा चुका हूँ बहुत पहले। मैं हम्म, मैंने उन किसी भी ऐसी चीज़ का कभी भी समर्थन नहीं किया आज तक अपने करियर में जो मुझे गलत लगे। मैं किसी उस दावत में नहीं गया, मैं किसी उस जलसे में शामिल नहीं हुआ। आज आप मुझे पहले, मैंने इस्तीफा दिया। आप चुनाव लड़ने के बारे में सोचते हैं? आज जो है स्थिति, आज मैं आ रहा हूँ सवाल पर, आज स्थिति ये है कि आर्थिक रूप से मुझे दंडित किया जा रहा है। मुझे कहा गया है कि आपको कोई कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा, कोई आपको आप कोर्ट कोई जाएंगे बात क्या नहीं। दयाशंकर अभी जी? अभी वो विचार आपने कर कहा रहे कि हैं। 3 महीने हाँ, ये का कौन से नोटिस नियम, पीरियड ये का पैसा सामान्य पत्रकारिता में नियम है कि जब आप रिजाइन करते हैं, मैंने रिजाइन किया है। मैं ये बात दर्शकों को बताना चाहता हूँ और मैं चाहूंगा बताइए। कि आप जोड़ें कि मैंने इस्तीफा दिया है। मैंने पहले इस्तीफा दिया है और फिर मेरी किताब वापस सामने आई है। मेरे पास ये सुविधाजनक स्थिति थी कि मैं अपने परिवार और के आपको लिए तत्काल और बात रिलीव कर दिया मुझे गया। अगले ही दिन रिलीव कर दिया गया।
क्या मेरी आपने पीड़ा- नोटिस पीरियड सर्व नहीं किया? मैंने नहीं सर, मुझे मौका नहीं दिया गया कि सर्व करूं, और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मुझे कहा गया कि ये कंपनी का विवेक है कि नोटिस पीरियड सर्व किया जाए। तो मैंने कहा कि मेरा 3 महीने का वेतन दीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, आपने कंपनी की सोशल मीडिया की नीतियों का उल्लंघन किया। मैंने कौन सी नीति का उल्लंघन किया है? क्या मेरे किसी वक्तव्य से समाज में नफरत फैलती है? क्या मेरे किसी वक्तव्य से समाज में हिंसा फैलती है? क्या किसी मेरे वक्तव्य से आप कोई कोर्ट जाएंगे समस्या कंपनी के पैदा खिलाफ, होती है? टीवी 18 के खिलाफ? निश्चित रूप से, अगर उन्होंने जो मेरा हक है अगर वो नहीं देंगे तो मुझे कोर्ट के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो एक सामान्य आदमी हूँ। मेरा तो सब कुछ जिसको हम एक सामान्य आदमी की अपनी चिंताएं होती हैं, मुझे नौकरी से बाहर होना पड़ा। आज मेरी किताब कोई छाप नहीं पा आपके रहा है। घर में कौन कौन है? आपकी जिम्मेदारी समझना चाहता हूँ। जी, मेरे माता पिता हैं जो भोपाल में रहते हैं। जाहिर तौर पर वो मेरी जिम्मेदार बुजुर्ग हैं, और मोदी जी ने कोई पेंशन की स्कीम तो चलाई नहीं है कि जिसके तहत उनको पेंशन मिले, तो वो मेरे ऊपर ही है। मेरी पत्नी है, वर्किंग है? नहीं, मेरी पत्नी हाउस वाइफ है, घर पर वो जिम्मेदारियों का निर्वाह करती हैं। मेरा बेटा है कबीर, जो 10 साल का है, अभी पढ़ ही रहा है स्कूल जाता और है। मेरी बेटी है वाणी, जो अभी 9वीं कक्षा में है। अच्छा, तो मैं सब तो तरफ मतलब से सबकी पढ़ाई लिखाई, सबकी पढ़ाई परवरिश लिखाई की और जिम्मेदारी परवरिश की अभी जिम्मेदारी। आपके ऊपर है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा, ये मेरा बहुत विनम्रता से बयान दर्ज किया जाए कि ये एक असहयोग आंदोलन है। मैं जानता हूं कि मैं अकेला हूं। आप चुनाव लड़ने के बारे में सोच रहे हैं क्या दयाशंकर जी? नहीं, मेरा कोई अच्छा। विचार नहीं है। मैं पत्रकार हूं और पत्रकार रह के बहुत खुश हूं। मुझे जो कुछ नहीं करने दिया गया वो मैं अब स्वतंत्र हूं, चाहे जैसे करूं, लेकिन मैं अपने। अब आप कह रहे हैं कि अपने आप काम में आर्थिक रूप से दिक्कत में हैं दया जी। आपका जो हक है 3 महीने का जो पैसा है, जो किसी को निकाले जाने के बाद दिया जाना चाहिए, मुझे ग्रेजुएटी कायदे तक से। के लिए अभी नहीं कहा गया है। ग्रेजुएटी तो आपकी कोई नहीं रोक सकता, ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप 5 साल की नौकरी कर चुके हैं। लेकिन मुझे ये बताइए कि मुझे लगता है कि अगर 1000 कॉपी ये छपी है तो ये 3-4 लाख रुपए का खर्च आया होगा इसमें। क्यों आपने ये बीड़ा उठाया कि ये 4 लाख रुपया आप कंगाली में आटा क्यों ये गीला करने के बारे में नवीन जी, सोचे? जैसा मैंने पहले कहा और कि ये किताब अगर नहीं बिकी, नहीं चली, तो क्या होगा? नहीं चली, नहीं बिकी, कोई बात नहीं। मैंने जैसे पहले कहा कि ये न्यूज़ रूम का प्रायश्चित है। ये एक पत्रकार जो 10 सालों से अलग-अलग जगह रहते हुए देखता है कि किन बुनियादी सवालों पर उसको बोलना किसी चाहिए। दूसरी जगह नौकरी मिलेगी तो जाएंगे? मेरे पास बहुत सारे लोगों के मैसेज आए हैं और सारे मीडिया के लोग हैं, मित्र हैं। किसी ने मुझसे नौकरी के लिए नहीं कहा है। सब ने मुझे केवल एक बात कही है कि आपने बहुत हिम्मत का काम किया है। कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन कांग्रेस पार्टी से किसी ने फोन किया आपको? लेकिन माफ कीजिएगा, हम आपको कोई नौकरी में मदद नहीं कर सकते। वो तो ठीक है, कांग्रेस पार्टी से लोगों ने फोन किया कि जी। राहुल गांधी पर किताब नहीं, लिखने की वजह से किसी ने आपको मुझसे कोई बात नहीं कोई की? बात आपने किसी से संपर्क करने की मैं किस कोशिश बात की? के लिए संपर्क करूं? मैं एक पत्रकार हूं, मैंने अपना काम किया है। मुझे अच्छा। पत्रकारों के समर्थन आ रहे हैं। आप देख रहे होंगे ट्विटर पर एक सामान्य व्यक्ति जो 10 साल से चुप ही था या चुप रहने को मजबूर था, जो आपने कहा ना क्यों किया? हम कब तक चुप रहेंगे? मेरे को भी घुटन होती है कि मैं बोलूं, बात करूं। उन हेडलाइन के लिए इसी कंपनी में 50 बार हुआ है कि मुझे कहा गया दयाशंकर जी, कि आप ये क्या बात पुनर्जागरण कर की रहे हैं? बात कर रहे हैं। आपको याद होगा दिल्ली के प्रेस क्लब में राहुल गांधी एक दिन अचानक पहुंचते हैं 2013 के बाद, और वो एक बिल फाड़ देते हैं, और उसके बाद लालू यादव जैसे नेता का पूरा पॉलिटिकल करियर जो है वो खत्म हो जाता है। इस देश में भ्रष्टाचार को लेकर जो भी बात हुई है, वो इस देश उसके चपेट में सबसे ज्यादा दलित, पिछड़े, आदिवासी हैं। आज हेमंत सोरेन पर खतरा है, आज लालू यादव की स्थिति हम देख रहे हैं, आज तेजस्वी यादव तक पर आंच आ रही है। सबसे ज्यादा अगर छापे ईडी और आईटी के मारे जा रहे हैं तो छत्तीसगढ़ में मारे जा रहे हैं, राजस्थान में मारे जा रहे हैं और झारखंड में मारे जा रहे हैं। इन तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री जो हैं वो आदिवासी और पिछड़ी जाति से आते हैं। राहुल गांधी ने अगुवाई की उस अभियान की जिसके लपेटे में लालू यादव को सबसे पहले आना था। मैं एक बात, आपने जरूरी सवाल किया है। पहले तो ये मैं चाहूंगा, इसीलिए मैंने आपसे कहा नवीन जी की मुझे अच्छा लगेगा कि अगर हम एक बार पूरी किताब पर
पढ़ने के बाद और विस्तार से हम बात करें। इस किताब का एक खंड है, 8वां खंड, राहुल गांधी के खिलाफ दुष्प्रचार। इसके 74वें अध्याय में इस बात का जिक्र है, 2013 में राहुल गांधी ने नहीं फाड़ा था केंद्र का अध्यादेश। अच्छा, वीडियो है, बहुत विस्तार से सब कुछ है। उन्होंने एक पेपर उठा करके एक बात कही थी कि अगर ऐसा कोई अध्यादेश है तो उसे फाड़ देना नहीं चाहिए। उसका वो सिंबॉलिक होता है, ऐसा थोड़ी होता है कि गजट लेकर जाएंगे और उसको फाड़ेंगे तभी माना मैं कह रहा हूं जाएगा। कि चारों तरफ ये बात आती है। हाँ, उन्होंने एक स्टैंड लिया, उसके बाद प्रधानमंत्री को अपना स्टैंड, उन्होंने एक स्टैंड लिया था, ठीक है। स्टैंड किसी व्यक्ति के सही और गलत हो सकते हैं, ठीक है। मैं ये बात इसलिए आपसे कह रहा हूं क्योंकि मैं ये बात किसी कांग्रेस पर मेरी ये किताब नहीं है। ये राहुल गांधी एक विपक्ष की एक महत्वपूर्ण बात। हाँ, लेकिन राहुल गांधी को ये किताब हीरो बनाती है और ये बेसिक आप प्रेजुडिस्ड हैं कि राहुल गांधी इज हीरो। आपकी पहली लाइन बताती है कि हो सकता है भारत में पहले पुनर्जागरण, हो सकता है, तो पुनर्जागरण के नायक है राहुल गांधी। मैंने जैसे कहा कि पूरी किताब आप पढ़ लें, फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हम इस पे बात करें। हो सकता है आपको मैं 3 महीने बाद ये सूचित करूं कि मैं किसी दूसरे व्यक्ति पर किताब लेके आ रहा हूं, तो अब हो सकता है कि वो दूसरा व्यक्ति इन्हीं लोकतांत्रिक संघर्षों का गवाह हो, तो इसलिए मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। मैं भी अभी तमाम तरीके की चीजों से गुजर रहा हूँ, तो आप शायद मेरी परेशानियों को समझ पाए। आप खुद उसी न्यूज रूम से आपने बगावत की अगुवाई करने वालों में से आप रहे हैं, तो मैं चाहूंगा मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। मैं उस हर चीज पर काम करने की विनम्रता से कोशिश कर रहा हूँ जो मेरे पास संसाधन है, अकेला ही सही, लेकिन मैं हर उस चीज पर बात करूंगा जहां पर पिछले 10 सालों में या उसके पहले भी हम एक जर्नलिस्ट के रूप में नहीं बोल पाए, जिन चीजों पर हमें बोलना था। मैंने अपनी कंपनी में जब जहां रहा, मैंने कहा कि ये गलत है और इस पर होना चाहिए। दिल्ली में जो हिंसा हुई थी अभी आपके कोरोना के पहले और सारी चीजों में, आपको पता है वहां से इस कंपनी में मेरा कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। ये बात मैं पूरे तथ्यात्मक बात से कह रहा हूं। मुझे कहा गया कि ये लेख हैं, ये छापिए, और मैंने कहा कि ये लेख नहीं छापे जा सकते। सवाल घूम फिर कर वही आता है कि क्या किसी को खुलकर, और पत्रकार को लिखने से रोका जा सकता है, पढ़ने से रोका जा सकता है, बोलने से रोका जा सकता है, और इन सब से ऊपर क्या देश के, दुनिया के ज्वलंत मुद्दों पर खुलकर सोचने से रोका जा सकता है। बाबा साहब कहते थे कि आप कुछ लोगों को सोचने की जो ताकत है, उनका जो अधिकार है, वो छीन लीजिए, पूरा समाज एक दिन धीरे धीरे सोचना बंद कर दिया जाएगा। तो सोच पर जो ताला लगाने की कोशिश की है, लिखने, पढ़ने, बोलने पर तो ताला बहुत पहले लगा दिया गया था, लेकिन जो सोच पर ताला लगाने की जो कोशिश हुई है, उसका प्रतिवाद करती है ये किताब। मैंने ये किताब नहीं पढ़ी है, लेकिन मैं मानकर चल रहा हूं कि इस किताब में जरूर ऐसी चीजें होंगी जिसकी वजह से दयाशंकर मिश्र की नौकरी गई, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। उन चैनलों को, उन संस्थानों को शर्म आनी चाहिए जो अपने पत्रकारों से उम्मीद करते हैं कि वो लिखना, पढ़ना, बोलना, सोचना स्वतंत्र तरीके से बंद कर देंगे। लेकिन इससे ज्यादा चुनौती उन पत्रकारों के सामने है जो उन संस्थानों में अभी भी काम कर रहे हैं। मेरी अपील है कि आप उठिए, अपने पत्रकार साथी, और ऐसी कोशिशों के खिलाफ कम से कम आवाज उठाइए। आप लिखिए, पढ़िए, सोशल मीडिया पर बोलिए, लेकिन जरूर बोलिए कि आप हमसे लिखने, पढ़ने, बोलने की आजादी, सोचने की आजादी नहीं छीन सकते। ये आर्टिकल 19 का सवाल है, अभिव्यक्ति यहीं से पैदा होती है। आर्टिकल 19 इंडिया से बात करने के लिए दयाशंकर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।